फटे वस्त्रों वाली मुनिया ने रानी वसुधा के चांद से मुखड़े की ओर सम्मान भरी आंखों से देखकर राजकुमार को गोद में उठाते हुए कहा, हम गरीबों का इस तरह कैसे निवाह हो सकता है महारानी। मेरी तो अपने आदमी से एक दिन न पटे। मैं उसे घर में बैठने न दूं। ऐसी ऐसी गालियां सुनाऊं कि छठी का दूध याद आ जाए। रानी वसुधा ने गंभीर विनोद के स्वर से कहा, क्यों? वह कहेगा नहीं तो मेरे बीच में बोलने वाली कौन है? मेरी जो इच्छा होगी वह करूंगा। तू अपना रोटी कपड़ा मुझसे लिया कर। तुझे मेरी दूसरी बातों से क्या मतलब? मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। मुनिया 3 ही दिन से यहाँ लड़कों को खिलाने के लिए नौकर हुई थी। पहले 2-4 घरों में चौका बर्तन कर चुकी थी, पर रानियों से अदब के साथ बातें करना अभी न सीख पाई थी। उसका सूखा हुआ सांवला चेहरा उत्तेजित हो उठा। कर्कश स्वर में बोली, जिस दिन ऐसी बातें मुंह से निकालेगा मूछें उखाड़ लूंगी सरकार। वह मेरा गुलाम नहीं है तो क्या मैं उसकी लौंडी हूं? अगर वह मेरा गुलाम है तो मैं उसकी लौंडी हूं। मैं आप नहीं खाती, उसे खिला देती हूं क्योंकि वह मर्द बच्चा है। पल्लेदारी में उसे बहुत कसाला करना पड़ता है। आप चाहे फटे पहनूं, पर उसे फटे पुराने नहीं पहनने देती। जब मैं उसके लिए इतना करती हूं तो मजाल है कि वह मुझे आंखें दिखाए। अपने घर को आदमी इसलिए तो छाता छोपता है कि उससे बरखा बूंदी में बचाव हो। अगर यह डर लगा रहे कि घर न जाने कब गिर पड़ेगा तो ऐसे घर में कौन रहेगा? उससे तो ऊख की छांव ही कहीं अच्छी। कल न जाने कहां बैठा गाता बजाता रहा। 10 बजे रात को घर आया। मैं रात भर उससे बोली ही नहीं। लगा पैरों पड़ने, घिघियाने, तब मुझे दया आ गई। यही मुझ में एक बुराई है। मुझसे उसकी रूनी सूरत नहीं देखी जाती। इसी से वह कभी कभी बहक जाता है। पर अब मैं पक्की हो गई हूं। फिर किसी दिन झगड़ा किया तो या वही रहेगा या मैं ही रहूंगी। क्यों किसी की धौंस सहूं सरकार? जो बैठ कर खाए वह धौंस सहे। यहाँ तो बराबर की कमाई करती हूँ। वसुधा ने उसी गंभीर भाव से फिर पूछा, अगर वह तुझे बैठा कर खिलाता तब उसकी धौंस सहती? मुनिया जैसे लड़ने पर उतारू हो गई। बोली, बैठा कर कोई क्या खिलाएगा सरकार? मर्द बाहर काम करता है तो हम भी घर में काम करती हैं कि घर के काम में कुछ लगता ही नहीं। बाहर के काम से तो रात को छुट्टी मिल जाती है, घर के काम से तो रात को भी छुट्टी नहीं मिलती। पुरुष यह चाहे कि मुझे घर में बिठाकर आप सैर सपाटा करें तो मुझसे तो न सहा जाए। यह कहती हुई मुनिया राजकुमार को लिए हुए बाहर चली गई। वसुधा ने थकी हुई रुआंसी आंखों से खिड़की की ओर देखा। बाहर हरा भरा बाग था जिसके रंग बिरंगे फूल यहां से साफ नजर आ रहे थे और पीछे एक विशाल मंदिर आकाश में अपना सुनहला मस्तक उठाए सूर्य से आंखें मिला रहा था। स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्राभूषण पहने
पूजन करने आ रही थी। मंदिर की दाहिनी तरफ तालाब में कमल प्रभात के सुनहरे आनंद से मुस्कुरा रहे थे और कार्तिक की शीत रवि छवि जीवन ज्योति लुटाती फिरती थी। पर प्रकृति की यह सुरम्य शोभा वसुधा को कोई हर्ष न प्रदान कर सकी। उसे जान पड़ा प्रकृति उसकी दशा पर व्यंग से मुस्कुरा रही है। उसी सरोवर के तट पर केवट का एक टूटा फूटा झोपड़ा किसी अभागिनी वृद्धा की भांति रो रहा था। वसुधा की आंखें सजल हो गईं। पुष्प और उद्यान के मध्य में खड़ा हुआ सूना झोपड़ा उसके विलास और ऐश्वर्य से घिरे हुए मन का सजीव चित्र था। उसके जी में आया जाकर झोपड़े के गले लिपट जाऊं और खूब रोऊं। वसुधा को इस घर में आए 5 वर्ष हो गए। पहले उसने अपने भाग्य को सराहा था। माता पिता के छोटे से कच्चे आनंदहीन घर को छोड़कर वह एक विशाल भवन में आई थी, जहां संपत्ति उसके पैरों को चूमती हुई जान पड़ती थी। उस समय संपत्ति ही उसकी आंखों में सब कुछ थी। पति प्रेम गौण सी वस्तु थी, पर उसका लोभी मन संपत्ति पर संतुष्ट न रह सका। पति प्रेम के लिए हाथ फैलाने लगा। कुछ दिनों में से उसे मालूम हुआ मुझे परम रत्न भी मिल गया, पर थोड़े ही दिनों में वह भ्रम जाता रहा। कुंवर गजराज सिंह रूपवान थे, उदार थे, बलवान थे, शिक्षित थे, विनोद प्रिय थे और प्रेम का अभिनय भी करना जानते थे। उनके जीवन में प्रेम से कंपित होने वाला तार न था। वसुधा का खिला हुआ यौवन और देवताओं को भी लुभाने वाला रूप रंग केवल विनोद का सामान था। घुड़दौड़ और शिकार, सट्टे और मकार जैसी सनसनी पैदा करने वाले मनोरंजन में प्रेम दबकर पीला और निर्जीव हो गया था। और प्रेम से वंचित होकर वसुधा की प्रेम तृष्णा अब अपने भाग्य को रोया करती थी। 2 पुत्र रत्न पाकर भी वह सुखी न थी। कुंवर साहब 1 महीने से ज्यादा हुआ शिकार खेलने गए और अभी तक लौट कर नहीं आए। और यह ऐसा पहला ही अवसर न था। हाँ, अब उनकी अवधि बढ़ गई थी। पहले वह 1 सप्ताह में लौट आते थे, फिर 2 सप्ताह का नंबर चला और अब कई बार से 1-1 महीने की खबर लेने लगे। साल में 3-3 महीने शिकार की भेंट हो जाते थे। शिकार से लौटते तो घुड़दौड़ का राग छिड़ता। कभी मेरठ, कभी पूना, कभी बंबई, कभी कलकत्ता। घर पर ही रहते तो अधिकतर लंपट रईस जादों के साथ गप्पे उड़ाया करते। पति के यह रंग ढंग देखकर वसुधा मन ही मन कुढ़ती और घुलती जाती थी। कुछ दिनों से हल्का हल्का ज्वर भी रहने लगा था। वसुधा बड़ी देर तक बैठी उदास आंखों से यह दृश्य देखती रही। फिर टेलीफोन पर आकर उसने रियासत के मैनेजर से पूछा, कुंवर साहब का कोई पत्र आया? फोन ने जवाब दिया, जी हाँ, अभी खत आया है। कुंवर साहब ने एक बहुत बड़े शेर को मारा है। वसुधा ने जलकर कहा, मैं ये नहीं पूछती आने को कब लिखा है। आने के बारे में तो कुछ नहीं लिखा। यहाँ से उनका पड़ाव कितनी दूर है? यहाँ से 200 मील से कम न होगा। पीलीभीत के जंगलों में शिकार हो रहा है। मेरे लिए 2 मोटरों का इंतजाम कर दीजिए, मैं आज वहां जाना चाहती हूँ।
फोन ने कई मिनट बाद जवाब दिया, एक मोटर तो वह साथ ले गए हैं, एक हाकिम जिला के बंगले में भेज दी गई, तीसरी बैंक के मैनेजर की सवारी में, चौथी की मरम्मत हो रही है। वसुधा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोली, किसके हुक्म से बैंक के मैनेजर और हाकिम जिला को मोटर भेजी गई? आप दोनों मंगवा लीजिए, मैं आज जरूर जाऊंगी। उन दोनों साहबों के पास हमेशा मोटरें भेजी जाती रही हैं, इसलिए मैंने भेज दी। अब आप हुक्म दे रही हैं तो मंगवा लूंगा। वसुधा ने फोन से आकर सफर का सामान ठीक करना शुरू किया। उसने उसी आवेश में आकर अपना भाग्य निर्णय करने का निश्चय कर लिया था। परित्यक्तता की भांति पड़ी रहकर जीवन को समाप्त न करना चाहती थी। वह जाकर कुंवर साहब से बोलेगी, अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी संपत्ति की लौंडी बनकर रहूं तो यह मुझसे न होगा। आपकी संपत्ति, आपको मुबारक हो। मेरा अधिकार आपकी संपत्ति पर नहीं, आपके ऊपर है। अगर आप मुझसे जौ भर हटना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ भर हट जाऊंगी। इस तरह की और कितनी ही विराग भरी बातें उसके मन में बगुलों की भांति उड़ रही थी। डॉक्टर साहब ने द्वार पर आकर पुकारा, मैं अंदर आऊं? वसुधा ने नम्रता से कहा, आज क्षमा कीजिए, मैं जरा पीलीभीत जा रही हूँ। डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, आप पीलीभीत जा रही हैं? आपका ज्वर बढ़ जाएगा। इस दशा में मैं आपको जाने की सलाह न दूंगा। वसुधा ने विरक्त स्वर में कहा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। वृद्ध डॉक्टर पर्दा उठाकर आ गया और वसुधा के चेहरे की ओर ताकता हुआ बोला, लाइए मैं टेम्परेचर ले लूं। अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो मैं आपको हरगिज न जाने दूंगा। टेम्परेचर लेने की जरूरत नहीं है, मेरा इरादा पक्का हो गया है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपका पहला कर्तव्य है। वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं इतनी जल्दी मरी नहीं जा रही हूँ। फिर अगर किसी बीमारी की दवा मौत की है तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर ने दो एक बार आग्रह किया, फिर विस्मय से सिर हिलाता चला गया। रेलगाड़ी से जाने में आखिरी स्टेशन से 10 कोस एक जंगली सुनसान रास्ता तय करना पड़ता था, इसलिए कुंवर साहब बराबर मोटर ही पर जाते थे। वसुधा ने उसी से जाने का निश्चय किया। 10 बजते बजते दोनों मोटरें आई। वसुधा ने ड्राइवरों पर गुस्सा उतारा, अब मेरे हुक्म के बगैर कहीं मोटर ले गए तो मोटर का किराया तुम्हारी तलब से काट लूंगी। अच्छी दिल लगी है, घर को रोएं, बन की गायें। हमने अपने आराम के लिए मोटर रखी है, किसी की खुशामद करने के लिए नहीं। जिसे मोटर पर सवार होने का शौक हो मोटर खरीदे। यह नहीं कि हलवाई की दुकान देखी और दादे का फातिहा पढ़ने बैठ गए। वो चली तो दोनों बच्चे कुनमुनाए, मगर जब मालूम हुआ कि अम्मा बड़ी दूर हवा को मारने जा रही है तो उनका यात्रा प्रेम ठंडा पड़ा। वसुधा ने आज सुबह से उन्हें प्यार न किया था। उसने जलन में सोचा, मैं ही क्यों इन्हें प्यार करूं, मैंने ही इनका ठेका लिया है। वह तो वहां जाकर चैन करें और मैं यहां इन्हें छाती से लगाए बैठी रहूं। लेकिन चलते समय माता का हृदय पुलक उठा। दोनों को बारी बारी से गोद में लिया, चूमा, प्यार किया और घंटे भर में लौट आने का वचन देकर वह सजल नेत्रों के साथ घर से निकली। मार्ग में भी उसे बच्चों की याद बार बार आती रही। रास्ते में कोई गांव आ जाता और छोटे छोटे बालक मोटर की दौड़ देखने के लिए घरों से निकल आते।
और सड़क पर खड़े होकर तालियां बजाते हुए मोटर का स्वागत करते, तो वसुधा का जी चाहता इन्हें गोद में उठाकर प्यार कर लूं। मोटर जितने वेग से आगे जा रही थी, उतने ही वेग से उसका मन सामने के वृक्ष समूहों के पीछे की ओर उड़ा जा रहा था। कई बार इच्छा हुई घर लौट चलूं। जब उन्हें मेरी रत्ती भर परवाह नहीं है, तो मैं ही क्यों इसकी फिक्र में प्राण दूं। जी चाहे आवे या ना आवे, लेकिन एक बार पति से मिलकर उनसे खरी खरी बातें करने के प्रलोभन को वह रोक न सकी। सारी देह थक कर चूर चूर हो रही थी। ज्वर भी हो आया था। सिर पीड़ा से फटा पड़ता था, पर वह संकल्प से सारी बाधाओं को दबाए आगे बढ़ती जाती थी। यहां तक कि जब वह 10 बजे रात को जंगल के उस डाक बंगले में पहुंची, तो उसे तन बदन की सुधि न थी। जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। शोर की आवाज सुनते ही कुंवर साहब निकल आए और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए जी? कुशल तो है? शोफर ने समीप आकर कहा, रानी साहब आई हैं हुजूर। रास्ते में बुखार हो गया है, बेहोश पड़ी हुई है। कुंवर साहब ने वहीं खड़े कठोर स्वर में पूछा, तो तुम उसे वापस क्यों न ले गए? क्या तुम्हें मालूम नहीं था यहाँ कोई वैद्य हकीम नहीं है? शोफर ने सिर पिटाकर जवाब दिया, हुजूर, वह किसी तरह मानती ही ना थी, तो मैं क्या करता। कुंवर साहब ने डांटा, चुप रहो जी, बातें न बनाओ। तुमने समझा होगा शिकार की बाहर देखेंगे और पड़े पड़े सोएंगे। तुमने वापस चलने को कहा ही ना होगा। शोफर, वह मुझे डांटती थी हुजूर। तुमने कहा था? मैंने कहा तो नहीं हुजूर। बस तो चुप रहो। मैं तुमको भी पहचानता हूँ। तुम्हें मोटर लेकर इसी वक्त लौटना पड़ेगा। और कौन कौन साथ हैं? सोफर ने दबी हुई आवाज में कहा, एक मोटर पर बिस्तर और कपड़े हैं, एक पर खुद रानी साहब हैं। यानी और कोई साथ नहीं है। हुजूर, मैं तो हुक्म का ताबेदार हूँ। बस चुप रहो। यूं झल्लाते हुए कुंवर साहब वसुधा के पास आए और आहिस्ता से पुकारा। जब कोई जवाब न मिला तो उन्होंने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। सिर गर्म तवा हो रहा था। उस ताप ने मानो उनकी सारी क्रोध ज्वाला को खींच लिया। लपक कर बंगले में आए, सोए हुए आदमियों को जगाया, पलंग बिछवाया, अचेत वसुधा को गोद में उठाकर कमरे में लाए और पलंग पर लिटा दिया। फिर उसके सिरहाने खड़े होकर उसे व्यथित नेत्रों से देखने लगे। उस धूल से भरे मुखमंडल और बिखरे हुए रज रंजित केशों में आज उन्होंने आग्रह में प्रेम की झलक देखी। अब तक उन्होंने वसुधा को विलासिनी के रूप में देखा था, जिसे उनके प्रेम की परवाह न थी, जो अपने बनाव श्रृंगार ही में मगन थी। आज धूल के पाउडर और पॉमेड में वह उसके नारित्व का दर्शन कर रहे थे। उसमें कितना आग्रह था, कितनी लालसा थी। अपनी उड़ान के आनंद में डूबी हुई अब वह पिंजरे के द्वार पर आकर पंख फड़फड़ा रही थी। पिंजरे का द्वार खुलकर क्या उसका स्वागत न करेगा? रसोइये ने पूछा, क्या सरकार अकेले आई हैं? कुंवर साहब ने कोमल ठंड से कहा, हाँ जी, और क्या। इतने आदमी हैं, किसी को साथ न लिया। आराम से रेलगाड़ी से आ सकती थी, यहां से मोटर भेज दी जाती। मन ही तो है। कितने जोर का बुखार है कि हाथ नहीं रखा जाता। जरा सा पानी गर्म करो, देखो कुछ खाने को बचा लो, खाने को बना लो। रसोई ने ठकुर सुहाती की, 100 कोस की दौड़ बहुत होती है सरकार, सारा दिन बैठे बैठे बीत गया। कुंवर साहब ने वसुधा के सिर के नीचे तकिया सीधा करके कहा, कचूमर तो
हम लोगों का निकल जाता है। 2 दिन तक कमर नहीं सीधी होती है, फिर इनकी क्या बात है। ऐसी बेहुदा सड़क दुनिया में ना होगी। यह कहते हुए उन्होंने एक शीशी से तेल निकाला और वसुधा के सिर में मलने लगे।